बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान सेतु। स्वागत है आप सभी का प्रारंभ बैच के अंदर। प्रारंभ बैच के अंदर हम 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर कवर कर रहे थे 5 विच इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म इज एपी। ठीक है सर, अभी तक इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने मल्टीपल टॉपिक्स कवर किए हैं पिछले लेक्चर्स तक। सबसे पहले क्या देखा था हमने सर? एक सिंपल एपी क्या होती है। उसके बाद सर हमने देखा था जनरल टर्मिनोलॉजीज ऑफ एपी। सर जनरल टर्मिनोलॉजीज मतलब हमने देखा था फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी कहते हैं, लास्ट टर्म को एल कहते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स को एन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सर हमारे पूरी की पूरी स्टोरी का मेन हीरो जो था कौन? सर जनरल टर्म ऑफ एपी। ठीक है, जनरल टर्म ऑफ एपी क्या था? ए ऑफ एन इक्वल्स टू ए प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी, पूरी की पूरी स्टोरी का हमारा हीरो। ठीक है, और इसके बेसिस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.2, मल्टीपल क्वेश्चन, मल्टीपल वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन, अलग अलग लेवल्स के, फ्रॉम इजी टू एडवांस लेवल, सारे टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, एनसीईआरटी में मेंशन। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक पे आ चुका है हम इस चैप्टर के, विच इज सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी। सर हमने एपी बना ली, एपी में मल्टीपल टर्म्स देख लिए, एक पर्टिकुलर सीरीज एपी में होगी या नहीं वो भी देख ली हमने। बट हमारे पास लास्ट टॉपिक क्या है? सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी, मतलब हमने जो एपी देखी है उसमें जितने भी टर्म्स है उनका सम करना। बट सर अब ये सम क्यों करना है, क्यों जरूरी है, क्या रिक्वायरमेंट है इसकी? तो ये सारी चीजें देखेंगे हम आज के लेक्चर में। ठीक है, देखते हैं आज का टॉपिक सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, तो हमें देखने की सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी क्या होता है। सर पर्टिकुलर एपी से स्टार्ट करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लिया मैंने एक एपी की सीरीज ले ली मैंने, सिंपल सी। ठीक है, उस एपी की सीरीज में मेरे नंबर थे 2, 6, 10, 14, 18 एंड 22। बस इतने नंबर लिए हमने। अब ये सीरीज एपी में है कि नहीं कैसे देखेंगे? सर चेक करने का एक तरीका सिंपल सा था, हमें इस राइट टर्म में से इस लेफ्ट टर्म को माइनस करना है और चेक करना। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 4। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 4। सिमिलरली इन सबका कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 4। ठीक है सर, अगर हम एपी की जनरल टर्म्स का कॉन्फिगरेशन लिख ले, कॉन्फिगरेशन मतलब तो जो गिवन है वो लिख ले, तो ए बराबर हो जाएगा 2, डी बराबर हो जाएगा 4 एंड एन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6। और सर लास्ट टर्म भी है इसमें, क्योंकि ये फाइनाइट एपी दिख रही है हमें, इस फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स है। तो ये सारी की सारी चीजें एपी के अंदर से हमने नोट डाउन कर ली है। ठीक है, नाउ अब हमें क्या देखना है सर? सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी। तो सिंपल सी बात है सर, हमें सम करना है सबका, एपी की जितनी भी टर्म्स उनका सम करना है। सर ये तो बहुत ईजी है। कैसे? हम लिख देंगे 2 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 22। ठीक है सर, ये आ गया हमारा सम, आ गया सम, तो आपका आ गया। अब नेक्स्ट क्या होगा? इनको सम करेंगे, प्लस करेंगे। आप क्या आंसर आएगा इनको प्लस करके? जल्दी से बताइए। तो 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 10 18, 18 प्लस 14 कितना हो जाएगा हमारे पास? 32, 32 प्लस 18 अगेन 50 प्लस 22 इज 72। एम आई राइट? ठीक है, क्या हो जाएगा? 72। क्लियर? तो सर इसमें भी सिर्फ 6 टर्म्स थी, तो हमने प्लस कर दिया 72। ठीक है, सपोज कीजिए कि अगर मैं इस एपी में 50 टर्म्स कर देता तो क्या होता? सर 50 टर्म्स मतलब मैं बोल रहा हूं कि इस एपी में भी कितनी टर्म्स थी? इस एपी में अभी n की वैल्यू 6 की भी 6 टर्म्स थी। अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स 50 कर देता तब आप क्या करते? तब आप कैलकुलेट करना देखते हैं कि 20 के बाद 26 आएगा उसको प्लस करो, फिर 30 आएगा उसको प्लस करो, फिर 34 आएगा उसको प्लस करो। ऐसे करते करते आप 50 टर्म्स तक जाते हो, फिर 50 की 50 टर्म्स को आप प्लस करते तो हमारा कितना ज्यादा टाइम लगता। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी का कुछ फॉर्मूला मिलेगा हमें, एक बेसिक फॉर्मूला होगा जो हम डिराइव करेंगे पर्टिकुलरली कि वो फॉर्मूला आया तो आया कैसे। ठीक है, बट उससे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि हमें सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी निकालना क्यों है, वाई, इसकी नीड क्या है। ठीक है,
चलिए तो केस स्टडी से समझते हैं कि इसकी नीड क्या होगी। ठीक है, आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा इस पर्टिकुलर एग्जांपल को। मूव करते हैं इसके एक केस स्टडी पे। चलिए एक केस स्टडी लेते हैं हम, छोटी सी केस स्टडी। तो केस स्टडी ये है कि हमारे पास एक बच्चा है। ठीक है, एक बच्चा है जिसका नाम है राहुल। ठीक है, राहुल छोटा सा बच्चा है। अब राहुल बोलता है पापा पापा मुझे पॉकेट मनी चाहिए, मुझे पॉकेट मनी चाहिए, मेरे बाकी के फ्रेंड्स को पॉकेट मनी मिलती है, आज मुझे पॉकेट मनी चाहिए, तो मुझे पॉकेट मनी चाहिए आपसे। ठीक है, तो पापा ने कहा ठीक है राहुल बेटा, बट मेरी एक शर्त है। राहुल के पापा ने कहा कि मेरी एक शर्त है कि पॉकेट मनी कैसी मिलती है। सर हमें वीकली मिलती है, सर हमें मंथली मिलती है। हम मंथली अज्यूम करते हैं कि राहुल को मंथली पॉकेट मनी मिलेगी। ठीक है, राहुल को क्या मिलेगी, राहुल को मंथली पॉकेट मनी मिलेगी। बट राहुल के पापा ने कहा कि मेरी एक शर्त है। तो राहुल ने कहा ठीक है पापा क्या शर्त है, आप बता दो मुझे जल्दी जल्दी। तो राहुल के पापा ने कहा कि बेटा आपकी पॉकेट मनी स्टार्ट होगी, जैसे सपोज किया कि राहुल ने मांगा तो एक मंथ, फर्स्ट मंथ में राहुल के पापा ने कहा कि बेटा आपकी पॉकेट मनी होगी सिर्फ 10 रुपीज। राहुल तो खुश हो गया, मतलब आओ मेरी पॉकेट मनी 10 रुपीज मिलेगी। ठीक है, फिर राहुल सोचा पापा 10 रुपीज कुछ कम नहीं हो रहे। तब राहुल के पापा ने कहा पूरी शर्त तो सुनो, इस सेकेंड मंथ में आपकी पॉकेट मनी 1 रुपीज ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड मंथ में आपकी पॉकेट मनी 1 रुपए बढ़ा दूंगा मैं। मतलब क्या होगा, इस पहले मंथ में पापा उसको 10 रुपए पॉकेट मनी दे रहे थे, सेकेंड मंथ में 1 रुपए बढ़ा देंगे, मतलब कितनी हो जाएगी 10 रुपीज प्लस 1 रुपीज, कितनी हो जाएगी 11 रुपीज हो जाएंगी। ठीक है, फिर तीसरा मंथ आएगा, पापा ने क्या कहा कि बेटा आपकी पॉकेट मनी हर महीने में 1 रुपए से बढ़ा दूंगा। तीसरा मंथ आएगा तो अगेन 1 रुपीज ऐड हो जाएगा। तो इस महीने राहुल को पॉकेट मनी कितनी मिलेगी, सर 11 रुपीज में प्लस 1 रुपये ऐड कर देंगे, तो इस महीने राहुल को पॉकेट मनी मिलेगी 12 रुपए। मतलब पहले महीने 10 रुपए मिली, दूसरे महीने 11 रुपए मिली, तीसरे महीने 12 रुपए मिली। ध्यान से देखेंगे तो क्या आपको एक 80 बनती दिख रही है, 10, उसके बाद 11, उसके बाद 12, उसके बाद 13, उसके बाद 14 और ये चलता जाएगा। यस सर, ऐसे करते करते राहुल ने पूरे, इसको रख कर देता, ये भी आपको समझ में आ गई। ऐसे करते करते राहुल ने 12th मंथ तक कितने रुपए जमा कर लिए होंगे, 12th मंथ तक उसकी पॉकेट मनी कितनी बढ़ गई होगी, तो 12th मंथ में उसकी पॉकेट मनी मिलेगी उसे 22 रुपीज, सॉरी इट्स 21 रुपीज। यस सर, सही कहा आपने कि 12th मंथ में उसकी पॉकेट मनी कितनी होगी 21 रुपीज हो जाएगी। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे कि सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी निकालना जरूरी क्यों है। पूरे साल भर पापा ने राहुल को इतनी पॉकेट मनी दे दी। फिर पापा ने आखिर में राहुल से पूछा चलो बेटा मुझे बता कि तुम्हारे पास कितने रुपए की पॉकेट मनी है पूरे साल भर में। सपोज करते कि राहुल पॉकेट मनी इसको सेव करता रहा, तो पापा ने लास्ट में पूछा कि बता तुमने साल भर में कितने रुपए सेव किए, कैसे निकालेंगे। सर पहले महीने उसको 10 रुपए मिले थे, दूसरे में उसको 11 रुपए मिले, तीसरे महीने 12, चौथे महीने 13, फिर 5वें महीने 14, इसे चलता जाएगा कब तक, प्लस 21 तक। ठीक है, ये हमने एक साल का लिया। मान लीजिए अगर राहुल के पापा राहुल को बोलते कि चलो मुझे निकाल के बताओ 2 साल का, 2 साल तक पॉकेट मनी कंटिन्यू हो रही है, 2 साल में तुमने कितनी सेविंग की वो निकाल के बताओ, तब हम क्या करते, इसी केस में हमारे पास काम आता है सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी। क्लियर, सेम केस हम बैंक में भी देखते हैं। जनरली हमने बैंक में अमाउंट भर दिया, सेविंग्स अकाउंट की बात किया, फिर लोन अकाउंट की बात किया, लोन अकाउंट समझ में आएगा क्योंकि सबने सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रखा है पहले से, तो हम लोन की बात करते हैं। तो लोन में क्या सिस्टम चलता है कि सपोज मैंने एक लोन लिया और हर साल उस लोन में कुछ इंटरेस्ट जोड़ के मैं उसको पे करता रहता हूँ। ठीक है, तो लास्ट में क्या करते हैं हम, टोटल जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसमें कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट हमने पे किया वो निकालते हैं। तो सेम केस यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, कि हम हर साल मिला के कितना टोटल पैसा उसे भरेंगे। क्लियर, अगर इतनी इतनी पॉकेट मनी उसको हर महीने मिलती गई तो टोटल पूरे साल भर में कितनी पॉकेट मनी मिलेगी ये निकालने के लिए हमारे पास
ये केस स्टडी समझना जरूरी था, ताकि हम सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी या फिर सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी का यूज कहाँ पे है वो समझ सके। ठीक है, क्लियर? आई होप आपको बेसिक्स एग्जांपल से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ेंगे इसके फॉर्मूले की तरफ कि कैसे हम सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी को निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो पापा ने इसको कहा कि आप 12 महीने का निकाल लो, तो आप क्या ऐड कर लेंगे 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14। इसलिए पापा बोलते चलो मैंने 5 साल तक पॉकेट मनी दी, तो 5 साल में 60 मंथ होंगे, तो 60 मंथ में तुमने कितनी पॉकेट मनी सेव की वो निकाल के बताओ। तो वो बैठ के कैलकुलेट करना इजी नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए कुछ डिराइव फॉर्मूलाज है जिससे हम सम ऑफ टर्म ऑफ एपी निकाल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला, या फिर मैं लिख सकता हूं सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला। तो सर सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ। इसको हम डिनोट करते हैं s ऑफ n से, जैसे हम लास्ट टर्म को a ऑफ n से डिनोट कर रहे थे, फिर nth टर्म को a ऑफ n से डिनोट कर रहे थे। सम ऑफ nth टर्म्स को हम s ऑफ n लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, सिंपल से एक फॉर्मूला है इसका, क्लियर? बट सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, कैसे निकाल पाएंगे ये फॉर्मूला हम? चलिए इसके लिए हम लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल। एग्जांपल किस फॉर्मेट में लेंगे? एग्जांपल लेंगे हम जनरल टर्म्स ऑफ एपी का, सॉरी जनरल टर्म्स ऑफ एपी का। अगर मैं एपी की जनरल टर्म लिखूं सीरीज में तो क्या होगा? सर एपी की जनरल टर्म में पता है क्या होती है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, ऐसे ये चलता जाएगा कहां तक, a प्लस n माइनस 1d तक। ठीक है, क्लियर? सो हमने देखा कि हमारे पास जनरल टर्म्स ऑफ एपी क्या है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, ऐसे ही चलता जाएगा a प्लस n माइनस 1d तक। ठीक है, क्लियर? तो सर ये तो हमने देख लिया, आप हमें फॉर्मूला बताने वाले थे, फॉर्मूला कैसे निकाले वो बताइए। चलिए, तो ये तो जनरल टर्म्स ऑफ एपी थी, हम यहाँ तक पहुंचे। अब हम काम करते हैं, छोटा सा बेसिक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लेते हैं इतनी बड़ी सीरीज के बजाय हम एक फाइनाइट सीरीज लेते हैं, जिससे आपको समझने में इजी रहे। यस सर, चलिए तो हमने ले ली एक फाइनाइट सीरीज, जिसमें सिर्फ कौन सी कितनी टर्म्स थी, इसमें सिर्फ 4 टर्म्स थी। 4 टर्म्स होगी तो पहली टर्म क्या हो जाएगी सर, ये तो इजी है सर, a होगा, दूसरा a प्लस डी होगा, फिर a प्लस 2d होगा, फिर a प्लस 3d होगा। बहुत बढ़िया, डन, इतना समझ में आ गया आपको। चलिए हमें क्या निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी निकालना है। तो 4 टर्म्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ 4 कौन से टर्म्स, इनको प्लस कर देंगे, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ठीक है, क्लियर इतना? तो a कितने a हो गए सर, 4a हो गए, प्लस एक d था, d प्लस 2d 3d, 3d प्लस 3d 6d, तो 4a प्लस 6d। ठीक है, ये क्या आया सर, ये सम ऑफ 4 टर्म्स आया जो हमने सबको प्लस करके निकाला। अगर मैं फॉर्मूले से चलूं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, s ऑफ n/2 2a प्लस n माइनस 1d। फॉर्मूले में वैल्यू डाल दीजिए आप। सर फॉर्मूले में वैल्यू क्या डालना, सिर्फ हमें किसकी वैल्यू डालनी है, n की वैल्यू डालनी है, बाकी सब तो सेम ही है, डाल दीजिए n की वैल्यू। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/2 अंडर 2a, 4 माइनस 1 3d। सर 2 से 4 कैंसिल, 2 बचा, 2 मल्टीप्लाई 2a प्लस 3d, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 4a प्लस 6d। तो हमारा आंसर कितना आया, 4a प्लस 6d। क्लियर? तो सर हमने देखा कि आपने एक बेसिक सा एग्जांपल लिया, पहले उसको सिंपली ऐड किया और फिर इसको फॉर्मूला से भी ऐड किया। सर दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट सेम, 4a प्लस 6d 4a प्लस 6d।
अब आप बताइए कि फॉर्मूला कैसे आया। अभी तो हमने देखा कि जो हमने फॉर्मूला लिखा है वो सही है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब समझते कि फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है, अब चलते हैं हम वापस जनरल टर्म्स ऑफ एपी पे और उसको लिखते हैं उसी तरीके से। ठीक है, तो सर हमें जनरल टर्म्स ऑफ एपी क्या देखी थी कि सर ए था, ए प्लस डी था, ए प्लस 2d था, ए प्लस 3d था, और ऐसे चलते चलते ए प्लस लास्ट टर्म क्या हो जाएगी n माइनस 1d हो जाएगा। सब में क्या करना है, s ऑफ n मतलब क्या है कि इन n टर्म्स को प्लस करना। n माइनस 1d मतलब कौन सा टर्म है सर, ये हमारा nth टर्म है, तो इन n टर्म्स को प्लस करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, तो इन n टर्म्स को प्लस करें तो s ऑफ n आ जाएगा। यस सर, तो a किया, a प्लस डी किया, a प्लस 2d किया, और ये प्लस चलता जाएगा कहां तक, a प्लस n माइनस 1d तक। बहुत बढ़िया। अब समझते हैं इस कहानी में ट्विस्ट क्या है। ये a फर्स्ट टर्म को डिनोट कर रहा था, a प्लस डी का ये सेकेंड है, a प्लस 2d थर्ड, a प्लस n माइनस 1d फोर्थ। इसको मैं इस ब्रैकेट में लिखता था कि समझने में इजी रहे। तो इतने कितने a हो जाएंगे सर, यहाँ तक आते आते हमने n टाइम्स a लिख दिया है। ध्यान से देखेंगे, ये nth टर्म है, तो a कितनी बार आ चुका सर, a n बार आ चुका है। बहुत बढ़िया। तो a जब n बार आ चुका है तो हम इसको लिख सकते हैं n मल्टीप्लाई a प्लस अब d प्लस 2d प्लस 3d प्लस n माइनस 1d। ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आया। सर आपने n मल्टीप्लाई a क्यों लिखा, क्योंकि a n बार रिपीट हुआ है। क्लियर, जब मैं लिखते हैं सर 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, अगर मैंने 4 को 3 टाइम्स लिखा तो मैं 4 मल्टीप्लाई 3 भी लिख सकता हूँ। सेम उसी तरीके से जब मैंने a को n टाइम्स लिखा तो मैं उसको n मल्टीप्लाई a भी लिख सकता हूँ। क्लियर। सो हियर वी सी, हमने देखा कि सर हमारे पास a n टाइम्स रिपीट हो रहा था, तो हमने क्या कर दिया सर, हमने सिंपली n मल्टीप्लाई a कर दिया। क्लियर। अब d की बात करें तो d प्लस 2d प्लस 3d प्लस ऐसे चलते प्लस n माइनस 1d तक जा रहा है। सर अब हम क्या करें, तो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है सर, अब हमें इसको प्रूफ करने के लिए हमें सारे d को प्लस करना पड़ेगा। तो d प्लस 2d कितना होगा सर, d प्लस 2d 3d हो जाएगा, 3d प्लस 3d 6d हो जाएगा, 6d प्लस सर ये तो ऐसे तो चलता ही रहेगा। तो मैं काम कर सकता हूँ क्या सर, मैं काम करता हूँ, मैं s ऑफ n बराबर n मल्टीप्लाई a प्लस मैं d को कॉमन निकालूं बाहर तो क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे प्लस n माइनस 1 बचेगा। समझ में आया मैंने क्या करा सर, इसमें आपने क्या करा, सिंपल सी भाषा में d को आपने कॉमन बाहर निकाल के d सबके साथ था, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे चलते प्लस n माइनस 1 तक जाएगा। क्लियर। यस सर, इतना समझ में आ गया हमें। अब सर अगर हम n माइनस 1 टर्म इन सबको प्लस करते रहेंगे तो इस पर्टिकुलर की वैल्यू क्या होगी, इस पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू हो जाएगी n मल्टीप्लाई n माइनस 1 अपॉन 2। सर ये n मल्टीप्लाई n माइनस 1 अपॉन 2 कैसे आ गया, ये हमें समझ में नहीं आया। बेसिकली क्या होता है, जब हम बहुत सारे टर्म्स को 1 1 के डिफरेंस में प्लस करते चलते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है, n स्क्वायर माइनस n बाय 2। इसे हम कहते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्या कहा जाता है इसे, बाइनोमियल एक्सपेंशन कहा जाता है। क्लियर, ये हम पढ़ेंगे आने वाले टर्म्स में, आने वाले क्लासेस में, बट सिंपली अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, n मल्टीप्लाई n माइनस 1 बाई 2। यस, इतना समझ में आया। चलिए आगे बढ़े। बाहर था हमारे पास d प्लस था n मल्टीप्लाई a। अब इन दोनों में n कॉमन दिख रहा है तो इस n को भी बाहर निकाल लेंगे, तो इस n को बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, अंदर सिर्फ d मल्टीप्लाई n माइनस 1 बाई 2। इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा 2a और ये 2 पूरा इन सबके नीचे आ जाएगा। नीचे मतलब 2 यहाँ पे है, n से मल्टीप्लाई तो ये 2 बाहर भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सर आप इसको आराम से बाहर लिख सकते हो। तो ये n/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n-1d, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला डिराइव। ठीक है, थोड़ा सा टफ है डेरिवेशन इसका, हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बट आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या है? s of n इक्वल्स टू n/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n-1d। ठीक है, ये डेरिवेशन आपके काम का नहीं है इतना, सो इसको हम इतना फोकस नहीं करेंगे। चलिए, इससे हमें एक और चीज सीखनी है, क्या वो देखते हैं। सर डेरिवेशन थोड़ा सा सर के ऊपर से गया, अब आप नई चीज बता देंगे तो हम कैसे समझेंगे? वो बहुत इजी होगा, हालांकि डेरिवेशन जो थोड़ा सा इंटरेस्टेड है उनके जाने के लिए था, बाकी जो सिंपल फॉर्मूला से काम है वो सिंपल ही देख सकते हैं। ठीक है, तो s ऑफ n क्या था? n/2 2a प्लस n-1d। अब इस 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ? सर 2a मतलब क्या हो जाएगा? 2 बार a, तो a प्लस a प्लस a प्लस n-1d। ध्यान से देखिए, इस a को मैंने तोड़ दिया, a प्लस a 2a हो जाएगा। बिल्कुल सर, अगर आपको याद आया कि सर ये a प्लस n-1d को ध्यान से देखेंगे तो ये था हमारी कहानी का हीरो a ऑफ n, जिसको हम l भी लिखते थे। कब? जब हमारी सीरीज कैसी हो? फाइनाइट हो। ठीक है, तो सर इससे मैं क्या लिख सकता हूँ कि s ऑफ n बराबर n/2, ये a तो सिंगल है बेचारा, ये पूरा a प्लस a ऑफ n और l के बराबर है तो a प्लस l लिख तो चलेगा। तो ये l क्या हो जाएगा? सर l हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा और ये a क्या हो जाएगा? सर a हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो इससे क्या समझ में आया कि सर अगर मैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म को ऐड करके जितने नंबर ऑफ टर्म्स उनसे मल्टीप्लाई करके सिर्फ 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा सम ऑफ n टर्म्स आ जाएगा। क्लियर? इससे क्या फायदा होगा? अभी तक हम जो देख रहे थे फॉर्मूले के अंदर कि सर हमारे पास 10 अगर टर्म्स होती तो हम इजीली निकाल देते, बट जैसे 50 टर्म्स हो गई, जैसे 100 टर्म्स हो गई, तब निकालना थोड़ा सा मुश्किल था। तो हम इन फॉर्मूला का यूज करके उस टर्म्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ एक बेसिक एग्जांपल सॉल्व करते हैं इसके ऊपर, ताकि आपको सारा का सारा डेरिवेशन, सारे फॉर्मूले इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ AP। तो 8 3 -2, ये हमारे पास एक AP दी हुई है। हमें क्या करना है सर? हमें फर्स्ट 22 टर्म्स का सम निकालना है। तो क्या कर रहे हैं सर? जब भी हमारे पास AP गिवन होती है, आप कहते हैं पहले उसके टर्म्स को लिख लो जो हम निकाल सकते हैं। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें A 3 है, D -5 है। अब हमें क्या करना है? 22 टर्म्स का सम निकालना है। चलते हैं हमारे फॉर्मूले पे। फॉर्मूला क्या था? S ऑफ n बराबर n/2 2a प्लस n-1d। तो n क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्म्स हमारे लिए 22, क्योंकि क्वेश्चन में ही गिवन है। सर फॉर्मूले में देखें तो a हमने निकाल लिया, d हमने निकाल लिया, n हमें गिवन है। बस फॉर्मूले में सारी की सारी वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। 2 × 3 प्लस 22 - 1 मल्टीप्लाई -5। सॉल्व करते इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, क्या होगा? 2 से 12 जाएगा, 22 जाएगा 11 टाइम्स। तो s ऑफ n बराबर क्या है? 11, 3 2 6 प्लस 21 मल्टीप्लाई -5। 21 मल्टीप्लाई -5 करेंगे तो कितना होगा? सर ये माइनस का 105 हो जाएगा। 6 - 105 कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई माइनस का 99। तो 11 मल्टीप्लाई 99 के लिए कितना आंसर आएगा हमारे पास? 10। 11 9 99, 11 9 again 99, 99 plus 9 is 108. तो minus of 1089 is the sum. Clear? क्या आंसर आएगा? minus of 1089 is the sum. Just a minute, sorry. हमने ये a हमारा क्या है? a हमारा 3 नहीं है, ये हमारा क्या है सर? a हमारा 8 है। तो 8 हो जाएगा तो ये 16 हो जाएगा, तो एक वैल्यू कम कर दीजिए आप, माइनस का 989 हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया आपको इसका आंसर कैसे आया हमारे पास? बहुत इजी था। जनरली जस्ट अ मिनट, 16 माइनस ये 89 होगा
एंड ये 979 हो जाएगा। सॉर्टेड आउट। तो हमने क्या देखा सर कि जब हमारे पास 22 टर्म्स गिवन थी और हमारे पास एपी का डिफरेंस इतना ज्यादा था तो हम हर एक टर्म को निकाल के प्लस करने के बजाय सिंपल एक फॉर्मूले में सारी वैल्यू डाल के भी आंसर्स को इजीली निकाल सकते थे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे राहुल वाले एग्जाम्पल पे, देखते हैं इस पर्टिकुलर केस का क्या आंसर आ सकता था। चलिए वापस आते हैं राहुल वाले केस पे, जिस केस को हमने समझा था कि हम सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी क्यों निकालते हैं। फाइनली हम उस केस पे वापस लौट चुके हैं। उस पर भी आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, लास्ट एग्जांपल होगा हमारे लिए। हमने क्या देखा था कि राहुल के पापा ने राहुल को फर्स्ट मंथ 10 रुपीज दिए थे, सेकंड मंथ 11, थर्ड मंथ 12, ऐसे हर मंथ के रुपीज बढ़ाते बढ़ाते लास्ट में कितने रुपीज देंगे उसको 21 देंगे। फिर राहुल से पूछा गया कि आपने इस पूरे ईयर में पॉकेट मनी की कितनी सेविंग की, कैसे निकालेंगे सर? बहुत इजी है ये तो। हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक कैसा फॉर्मूला एस ऑफ एन इक्वल्स टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1d। सर अब ये फॉर्मूला कहाँ यूज करना है? ये फॉर्मूला आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, चाहे आपके पास लास्ट टर्म हो चाहे आपके पास लास्ट टर्म ना हो। ठीक है, अगर आपके पास लास्ट टर्म है तो आप उसे नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। यस सर बिल्कुल, उसकी हेल्प से आप ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं बिल्कुल। या फिर आपके पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है लास्ट टर्म के लिए, जिसमें n बाई टू a प्लस एल कर दीजिए। ठीक है, ये फॉर्मूला जनरली उस केस में आता है जब हमारे पास d गिवन नहीं होता या फिर सीरीज का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लेता कि राहुल के पापा ने राहुल को स्टार्टिंग वाले मंथ में 10 रुपीज दिए और ईयर के लास्ट मंथ में 21 रुपीज दिए, तो आप बताइए कि पूरे साल भर में राहुल ने कितनी सेविंग्स की। उस केस में हमारे पास क्या होता है, डी की वैल्यू निकालना एक्स्ट्रा काम हो जाएगा, हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला पुट करके आंसर निकाल सकते थे। सेम यहाँ पे करेंगे कि एस ऑफ एन बराबर एन मतलब 12, 12 महीने से 12 बाई टू, ए कितना था 10 रुपीज और लास्ट में एल कितना हो गया 21 रुपीज। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, एस ऑफ एन इक्वल्स टू 2 6 12, 10 प्लस 21 विच इज 31, 31 मल्टीप्लाई 6 इट्स 186 रुपीज। तो राहुल के पूरे साल भर की सेविंग्स पॉकेट मनी से कितनी होगी 186 रुपीज होगी। ठीक है, सो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। आज हमने देखा कि हम सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी क्या होता है, क्यों निकालते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट एंड कैसे निकाल सकते हैं। दो अप्रोचेस देखी। फर्स्ट अप्रोच देखी कि हम डायरेक्ट नंबर ऑफ टर्म्स गिवन हो, डी गिवन हो, ए गिवन तो उससे निकाल देंगे, या फिर अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो तो डायरेक्टली भी हम इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में किया। ठीक है, तो आज मैंने इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आने वाले लेक्चर्स में सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी पर। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान सेतु।